तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अ थर्मल पावर प्लांट इज सप्लाई विथ स्टीम एट 75 बार 350 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम इज डिस्चार्ज एट प्रेशर ऑफ 712.5 mm ऑफ Hg। डिटरमाइन थर्मल इफिशियंसी एंड टर्बाइन वर्क। बस जैसे आपने ये क्वेश्चन पढ़ा तो आपको ये समझ में आ गया कि एक 75 बार है और दूसरा जो है 712.5 mm ऑफ Hg है। ठीक, तो इसने mm ऑफ Hg को सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड यूज किया। क्या किया उसने? mm ऑफ Hg की जगह, मतलब Hg का जो स्पेसिफिक वेट है 13.5 इंटू किसके साथ कंपैरिजन होता है? तो हमेशा वाटर के साथ होता है। तो वाटर की स्पेसिफिक वैल्यू इंटू इट्स ग्रेविटी। ठीक है, या इसका दूसरा आसान तरीका है कि जैसे यहाँ पे 712.5 mm ऑफ Hg लिखा है, आपको याद होगा ये जो है वो डायरेक्ट लिखा होता है 750.062 mm ऑफ Hg। तो आपने क्या किया, ये वाले से इस वाले को डिवाइड कर दिया, तो जो आएगी वो डायरेक्टली अल्टीमेटली आपके बाहर में आ जाएगी। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, और नहीं तो दूसरा याद रखिएगा। पहला Hg मतलब मरकरी की स्पेसिफिक वैल्यू इनटू मरकरी किसके साथ कंपेयर किया? वाटर के साथ। तो वाटर की स्पेसिफिक वैल्यू वेट इनटू उसमें 9.81 मतलब ग्रेविटी का मल्टीप्लाई करना। तो जब ये सब करोगे तो वो आपका पास्कल में आएगा, और 1 2 3 4 5 मतलब 1 पास्कल, सॉरी 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है? तो 10⁵ पास्कल होता है। तो उस बेसिस पे हमने ये बना दिया। क्लियर है? चलिए, उसके बाद मास फ्लो रेट दिया हुआ है 3 kg पर सेकेंड। तो 3 kg पर सेकेंड। अब क्या पूछ रहे हैं? डिटरमाइन द थर्मल इफिशियंसी एंड टर्बाइन वर्क। तो थर्मल इफिशियंसी और टर्बाइन वर्क, देखो इस पूरे क्वेश्चन में इसने कहीं पे भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। क्योंकि अभी तक हमने दो प्रिंसिपल्स पढ़े, रैंकाइन भी पढ़ा और कार्नोट भी पढ़ा। तो जब भी अगर कोई स्पेसिफाई नहीं होता है तो आपको ये याद रखना है कि यूनिवर्सली रैंकाइन साइकिल को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो अभी क्या करना है हम लोग को? पहले रैंकाइन साइकिल का फॉर्मूला बना देना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको पहले वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करिए। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा 75 बार 350 डिग्री सेल्सियस। तो 75 बार के पास जाके टेम्परेचर देखोगे, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है। तो जब टेम्परेचर देखोगे तो पता चलेगा कि ये 350 से नीचे है। नीचे है मतलब ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है ना, ये सुपर हीट का टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक, चलिए ये पॉइंट हुआ ए, ये पॉइंट हुआ 2, ये पॉइंट हुआ 3, ये पॉइंट हुआ 4 और ये पॉइंट हुआ 1। तो मेरे ख्याल से आपको पता है 2 से 3 जो है वो टरबाइन वर्क है। उसके बाद ये वाला जो है ये है पंप वर्क। उसके बाद यहाँ से आप हीट सप्लाई करेंगे। ठीक है ना? तो अब आपका जो फॉर्मूला बना भाई, टरबाइन वर्क का फॉर्मूला बताएगा कोई? वर्क डन बाय टरबाइन का फॉर्मूला H2 माइनस H3। चलिए, पंप वर्क का फॉर्मूला, तो आपको याद रखना है कि पंप वर्क के दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। पहला कौन सा? H1 माइनस H4। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि H4 जो है वो HF4 है। बराबर है? चलिए, और दूसरा जो पंप वर्क का फॉर्मूला था वो क्या था? तो VF4 मैं यहाँ लिख सकता हूँ P2 माइनस P3 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो VF4 P2 और P3 दिया हुआ है तो मेरा पंप वर्क निकल जाएगा। पंप वर्क के बाद H4 की वैल्यू मेरे पास गिवन है, मतलब H1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और हीट सप्लाई के टाइम पे मतलब अगर मेरे को QS निकालना है तो QS निकालने के लिए मुझे H2 माइनस H1 करना पड़ेगा, इसलिए 1 चाहिए। और H3 निकालने के लिए तो भाई H3 कैसे निकलेगा? कोई बताएगा H3 कैसे निकलेगा?
भाई लोग, H3 कैसे निकलेगा? मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था कि ये लाइन जो है वो वर्क डन बाय टरबाइन से। बेटा वर्क डन बाय टरबाइन तो तेरे को निकालना ही है ना। H2 और H3 दोनों निकालेगा तब ना तू वर्क डन बाय टरबाइन निकालेगा। वर्क डन बाय टरबाइन के लिए कोई एक्स्ट्रा दूसरा फॉर्मूला थोड़ी ना दिया हुआ है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो वर्क डन बाय टरबाइन जो होगा वो पहले H2 की वैल्यू निकालोगे। तो H2 की वैल्यू क्या होगी, कोई फॉर्मूला बताएगा H सुपर की वैल्यू क्या होती है? तो आपके H सुपर की वैल्यू होती है Hg प्लस Cp। अब देखो यहाँ Cp की वैल्यू दी है नहीं दी है, तो Cp की वैल्यू को आपको एज्यूम करना पड़ेगा। T सुपर माइनस T सैचुरेटेड बराबर है। चलो अब सारे फॉर्मूलेस को लगाते हैं। तो आपने ये पहले देख लिया कि 350 डिग्री है मतलब सुपर हीटेड का केस है, और P1 इज इक्वल टू P2 मतलब 75, P2 P3 और इज इक्वल टू P4 0.95, ये बराबर हो गया। अब अगर आपके पास मोलर चार्ट है तो आप मोलर चार्ट ओपन करिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको मोलर चार्ट यूज़ करना बता सकता हूँ। डिस्कार्ड कर देते हैं और यहाँ पे निकालते हैं थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ निकालते हैं स्टीम टेबल। तो स्टीम टेबल के जब लास्ट पार्ट में जाओगे ना तो आपके पास मोलर चार्ट होगा। वेरी गुड, नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मैं आपको एक रफ दिखाता हूँ कि मोलर चार्ट क्या होता है, ठीक है। MOLLIER मोलर चार्ट। IMAG। तो ये चार्ट कुछ इस तरीके का होता है। नहीं, ये नहीं है। अब मैं देखता हूँ, मैं अपने पास जो होगी ना उसकी मैं फोटो खींच के आपको भेजता हूँ। ये बकवास वाली बात है। मैं अभी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ ना, कोशिश करना समझने की। तो वो क्या कहता है, सबसे पहले हमने ये डायग्राम बनाया। तो डायग्राम में जब मोलर चार्ट देखोगे ना तो मोलर चार्ट में ये प्रेशर की लाइनें होती हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर की लाइनें, यहाँ पे टेम्परेचर, ये जो लाइन रहता है ना, ये जो लाइनें रहती हैं, ऐसा समझो, ये ऐसे लाइनें जो रहती हैं वो टेम्परेचर की लाइनें रहती हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर रहता है और यहाँ से जो उठता है वो प्रेशर होता है। तो जब तुमने देखा कि तुम्हारे पास जो दिया हुआ है वो प्रेशर दिया हुआ है 75 बार और टेम्परेचर दिया हुआ है 350 डिग्री सेल्सियस, तो आपने क्या किया, ये 350 मतलब 75 बार को अब इसके ऊपर चलना चालू किया। तो चलते गए चलते गए चलते गए, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 75 बार को कट करेगा। तो वो जो कट करेगा उसे हम पॉइंट दे देंगे और वहाँ पे एक नोट ऐसा सर्किल बना देंगे। तो यहाँ पे जब आप इस तरफ देखोगे ना, एक्चुअली इसको HS डायग्राम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे H की वैल्यू आपको आ जाएगी। तो H की वैल्यू अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ कितनी दिखा रही है, 300 किलो जूल पर केजी।
मतलब H2 की वैल्यू आपकी 300 आ गई। ओके, अब देखो ये जो 300 आई है, मैं इसे जस्ट नीचे की ओर गिराता हूँ। ठीक है, नीचे कहाँ तक गिराऊंगा, तो यूनिवर्स में कहीं पे भी गिराऊंगा। अब जो दूसरा प्रेशर दिया हुआ है वो है 0.95 का, तो कौन सा नहीं समझ में आया? एक मिनट, देखो मैंने जो बताया इसको बोलते हैं, यहाँ पे इंथैल्पी होती है और यहाँ पे एंट्रोपी होती है, ये क्लियर? और हम एक डायग्राम बना लेते हैं, तो कौन सा बोलते हैं डायग्राम भाई? इस फिगर को कौन सा शेप बोलते हैं? चलो, तो अब आपके पास यहाँ पे दो प्रेशर्स दिए हुए हैं। तो एक प्रेशर दिया हुआ P1 जो आई थिंक 75 बार पे है, तो हमने क्या किया, ये 75 बार बता दिया। दूसरा जो है वो 0.95 पे है, तो हमने 0.95 पे बार बता दिया। ये बात समझ में आ गई? अब जब तुम देखोगे तो आपका जो ये प्रेशर है ना, एक्चुअली ये ऐसा उठ के आता है और इस तरफ से टेम्परेचर चल रहे होंगे। ठीक है, ये वाली लाइन टेम्परेचर की होगी और ये वाली लाइन प्रेशर की होगी। तो ये जो प्रेशर वाली लाइन है, ये आपके जो गिवन टेम्परेचर दिया हुआ है, गिवन टेम्परेचर कितना है 350 डिग्री सेल्सियस। 350 डिग्री सेल्सियस को जहाँ पे कट करेगा उस पॉइंट को हमें टिक करना है और उसको नाम दे देना है नंबर 2, क्योंकि आपने नंबर 2 लिखा है, बराबर। अब ये नंबर 2 को बिल्कुल स्ट्रेट यूनिवर्स में फ्लो करा देना है। अब यूनिवर्स में फ्लो कराने के बाद जो दूसरी वैल्यू थी आपकी, इसको हटा देते हैं, ये अभी कौन सी थी, जो दूसरी वैल्यू थी आपकी P2 की वैल्यू कितनी 0.9495, तो हम ये P2 की वैल्यू 0.95 उस ग्राफ में ढूंढेंगे। तो वो जहाँ पे मिलेगा हमें ये पता चल जाएगा कि पॉइंट नंबर 3 हमें मिल गया है, तो हम पॉइंट नंबर 3 को भी टिक करेंगे। अब देखो ये जो पॉइंट नंबर 2 मिला, जब मैं इसको स्ट्रेट लेके आऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इंथैल्पी की वैल्यूज लिखी रहती है, टू 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 और ये 60,000। 50 और 60 के बीच में आया तो मैं यहाँ पे रखूँगा 55,000। अब 55 से थोड़ा सा ऊपर चले गया, मतलब मैंने H2 की वैल्यू जो है वो 56,000 जो है वो कंसिडर करेगी। ठीक, अब H3 की वैल्यू कितनी आएगी, तो H3 की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा। तो ये 2000 था, 2000 और 3000 का सेंटर यहाँ हुआ, सेंटर के मिडिल में है, मतलब ये हुआ H3 की वैल्यू 2250। ठीक, चलिए, अब ये दोनों जब वैल्यूज मिल गई तो आपको ये दूसरी बात पता है कि ये कहाँ पे आएगी, कंप्लीट लिक्विड के पास आएगी। ठीक है, क्योंकि कंडेंस होने के बाद ये लिक्विड हो जाएगी। तो ये जो लिक्विड को कंडेंस हुआ है उस पॉइंट को हमने यहाँ पे लिखा 4th नंबर। और आपको पहले से पता है कि H4 की वैल्यू जो है वो HF4 के इक्वल आएगी, तो आपने HF4 की वैल्यू डायरेक्ट स्टीम टेबल से देख ली। अब यहाँ से क्या करना है आपको, पॉइंट नंबर 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पॉइंट नंबर 1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, तो जो लास्ट टाइम मैंने बताया कि पंप वर्क इज इक्वल टू, आपको पहले ये वाला फॉर्मूला लिखना है, ये वाले फॉर्मूले से आपने पहले पंप वर्क निकालना है और फिर बाद में पंप वर्क के बेसिस से आपको वो निकालना है, H1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब कोई डाउट है? चलिए, तो देख लो, पहले भाई ने पंप वर्क निकाला, पंप वर्क निकालने के लिए उसने वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया, इससे पंप वर्क निकल गया। अब H4 की वैल्यू VH4 की इक्वल होती है, जो हमें पहले से पता है। तो अब पंप वर्क H4 की वैल्यू दे दिए तो हमारा H1 की वैल्यू आ गई। अब हीट सप्लाई कितना होता है, तो मेरे ख्याल से आपने 1 से लेकर 2 तक वाला पार्ट जो था वो हीट सप्लाई के लिए दिया हुआ था, तो आपने हीट सप्लाई निकाल लिया इससे।
थर्मल इफिशियंसी कितना हुआ, तो टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क अपॉन में हीट सप्लाई, तो आपने इफिशियंसी निकाल दी। मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन जो था उसमें आपको थर्मल इफिशियंसी और टरबाइन वर्क निकालना था, तो इसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। कोई डाउट है? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन कहता है अ स्टीम इज सप्लाई टू अ स्टीम टरबाइन एट प्रेशर 20 बार एंड डिग्री ऑफ सुपर हीट। देखो पहले इसने बता दिया कि डिग्री ऑफ सुपर हीट दे के रखा है, मतलब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, एच सुपर का फॉर्मूला होगा ना। तो एच सुपर का फॉर्मूला या डायरेक्ट H2 बोलूँ, या वो अपन स्टीम टेबल से उससे निकाल लेंगे। द एग्जॉस्ट प्रेशर इज 0.08 बार and the expansion of steam takes place isentropically. Determine the following. Heat supply, assume that a feed pump supply water at the boiler at 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसने एक और नई बात दे दी। नई बात क्या दी कि जब हमने ये वाला फिगर बनाया था और हम यहाँ से इसको नीचे उतारते हैं तो ये यहाँ तक आता है, ऐसे जाता है और फिर ऐसे बनता है, बराबर है। इसको हमने नाम दिया था ए, इसको नाम दिया था 1, इसको नाम दिया था 4, इसको नाम दिया 3 और इसको नाम दिया 2। अब देखो 20 बार पे उसने यहाँ पे एंट्री किया, डिग्री ऑफ सुपरहीट दे दिया, उसके बाद प्रेशर दे दिया 0.81, मतलब एक प्रेशर आपका यहाँ पे आया, सॉरी यहाँ पे आया सर 20 बार का, और दूसरा प्रेशर यहाँ पे आया जो है 0.08 बार का। यहाँ तक क्लियर है। अब एक्सपांसन ऑफ वो होगी, एज्यूम हीट सप्लाई फीड वाटर टू 20 बार, ये देखो 20 बार पे जा रहा है। हीट रिजेक्शन निकालना है, नेट वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय टरबाइन निकालना है, थर्मल इफिशियंसी निकालनी है, थ्योरेटिकल स्टीम कंजम्पशन निकालना है। इफ द एक्चुअल स्टीम कंजम्पशन इज 6 kg पर किलोवाट आवर, व्हाट इज द इफिशियंसी रेशियो। तो देखो जब आपके पास एक्चुअल दिया हुआ है, थ्योरेटिकल निकाल लोगे तो एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल इज इक्वल टू इफिशियंसी आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, बाकी सब इजी है। आपने पहले ये डायग्राम बना दिया, ये डायग्राम बनाने के बाद ओके, इसने मोलर चार्ट नहीं दिया, नहीं दिया। यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखना ना, देखो हर बार उसने एक टेम्परेचर देता था। अगर आपको पुराना क्वेश्चन याद है तो लिखा हुआ है 350 डिग्री सेल्सियस, 75 बार एंड 350 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस बार उसने बोला है डिग्री ऑफ सुपर हीट। डिग्री ऑफ सुपर हीट का मतलब होता है, ये आप याद कर लो कि डिग्री ऑफ सुपर हीट इज इक्वल टू होता है टी सुपर माइनस टी सैचुरेटेड। ठीक है, डिग्री ऑफ सुपर हीट का मतलब होता है। तो आपके पास क्या ये वैल्यू दी हुई है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये वैल्यू आपके पास नहीं है, मगर डिग्री ऑफ सुपर हीट दे के रखा है और टी सैचुरेटेड की वैल्यू आपको स्टीम टेबल में मिल जाएगी। तो जब आप ये दोनों निकाल मतलब ऐड कर दोगे तो आपको टी सुपर की वैल्यू मिलेगी, और यही टी सुपर जो है आपके मोलर चार्ट पे आपके पास होता है। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपने ऐसा डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद अब देखो फ्रॉम द स्टीम टेबल 20 बार पे टी सैचुरेटेड की वैल्यू आपके पास 212 दे के रखी है, 137 उनके पास गिवन दिया हुआ था, तो दोनों को मिला देंगे तो टी मतलब सॉरी टी सुपर हीटेड की वैल्यू मिल जाएगी। अब टी सुपर हीटेड 20 बार 350 डिग्री सेल्सियस जब मिलाओगे, मतलब मैंने जो आपको अभी बताया था ये ऐसे करके मिलाओगे, तो उससे आपको इंथैल्पी H2 मिल जाएगा। ठीक है, H2 की वैल्यू मिल जाएगी, और H2 की वैल्यू मतलब इसने क्या किया है, एनालिटिकल मेथड से सॉल्व किया। अब देखो अगर तुम एनालिटिकल पे नहीं जाना चाहते हो और डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ये 2 पॉइंट को नीचे की ओर गिराओगे और आपका जो दूसरा प्रेशर है 0.08 पर, वो वाला प्रेशर और ये लाइन जहाँ मिलता है उसे आप डायरेक्ट 0.3 नंबर दे दो। ये ग्राफिकल मेथड हुआ। और अगर आप एनालिटिकल मेथड में जाओगे तो एनालिटिकल मैंने आपको पहले बताया था,
H2 इज इक्वल टू S3 मानोगे और S3 की वैल्यू जो होगी वो SF3 प्लस S3 इंटू SFG3 और H2 की वैल्यू जो होगी वो H सुपर के ऊपर मतलब H सुपर के इक्वल होगी। और एक मिनट ना, यहाँ पे ये दिखा नहीं रहा है। ओके, उसने S सुपर की जगह पे नहीं, एक बार आप इसके मतलब इसको कैलकुलेट करना ना, जहाँ तक मुझे याद है ये एस सुपर की वैल्यू होनी चाहिए। तो एस सुपर की वैल्यू जो होगी वो होगी एस जी प्लस सी पी जी ऑफ टी सैचुरेटेड, सॉरी टी सुपर माइनस टी सैचुरेटेड होगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट अगर ये नहीं दिया ना तब उसने क्या किया होगा, एच सुपर की जगह पे उसने एस जी ही कंसिडर किया होगा। अभी आप देख लेना कि 6.960 जो है वो किसकी वैल्यू देकर रखा है। ठीक है, वैसे अभी भी अपन देख सकते हैं यहीं पे बराबर है। ये देखो उसने H2 की वैल्यू और S2 की वैल्यू 6.96 नहीं दी है, आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे x3 की वैल्यू आ जाएगी। x3 की वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे मतलब SF3 और SFG3 में रखोगे तो आपको H3 की वैल्यू मिल जाएगी। H4 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि HF4 की इक्वल होती है। पंप वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, आप पंप वर्क निकालोगे जिससे H1 निकलेगा। मतलब अभी तक का जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ उस पूरी कहानी का मतलब ये है कि आपको H1 निकालना है, आपको H2 निकालना है, आपको H3 निकालना है और आपको H4 निकालना है। बराबर। अब H4 की वैल्यू जो है वो HF4 के इक्वल होती है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। H1 की वैल्यू जो है आपको पंप वर्क से फाइंड आउट करना है, तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आपको पढ़ा है। दूसरा, एंथैल्पी ऑफ सेकेंड पॉइंट जो है आइदर वो एच जी के इक्वल होगा, एच सुपर के इक्वल होगा, या आप डायरेक्ट एच की वैल्यू निकालोगे अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया हुआ है, और डायरेक्ट या मोलर चार्ट से निकाल सकते हो। उसी तरीके से S3 की वैल्यू आपके पास रिलेशन दिया हुआ है H2 इज इक्वल टू S3, जिससे X3 की वैल्यू निकालो और वो H3 निकालने में हेल्प करेगा। या मोलर चार्ट से नीचे की ओर आओगे तो बस जहाँ पे वो स्ट्राइक करेगा उससे हम लोग H3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस सारे वैल्यूज निकाल लिए तो आपको पता है हीट सप्लाई क्या होता है, H2 माइनस H1। हीट रिजेक्शन क्या होता है, H3 माइनस H4। नेट वर्क डन क्या होगा, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन। पंप वर्क डन बाय टरबाइन कितना होता है, तो H2 माइनस H3। थर्मल एफिशिएंसी वर्क नेट अपॉन हीट सप्लाई। थ्योरेटिकल स्टीम कंजप्शन जो है वो आप निकाल लोगे, थ्योरेटिकल और एक्चुअल को एक दूसरे के डिवाइड में रख दोगे तो आपकी इफिशिएंसी रेशियो आ जाएगी। बस इस तरीके से जब आप अपनी मतलब करोगे तो ये आपके टोटल 4 क्वेश्चन है जो आपको अटेंड करने हैं। देखो रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैंने केवल 4 ही क्वेश्चन दिए हैं, एक्चुअल में आई थिंक 10-12 क्वेश्चन से ऊपर हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस सैटरडे तक वो जो 10-12 क्वेश्चन है वो सारे अटेंड करें। क्यों? क्योंकि अगर आपने रैंकाइन अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो रीहीट रीजनरेटिव में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं रीहीट साइकिल। तो स्टेटमेंट दिया गया कि जब हमने रैंकाइन बना ली तो रैंकाइन की अगर आप इन फ्यूचर में इफिशिएंसी मेजर करोगे तो वो 45 जिससे ज़्यादा कभी हुई नहीं। 45 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हुई। तो इन्होंने क्या किया, रैंकाइन को कुछ मॉडिफाई किया। अब पूछोगे रैंकाइन को मॉडिफाई कैसे करें, तो अब जस्ट एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आपका जो रैंकाइन था वो ये था। रैंकाइन क्या था भाई, बॉयलर में गया, बॉयलर से जो स्टीम बना वो टरबाइन में गया, टरबाइन से जो बाहर आया वो कंडेंसर में जाके कंडेंस हो गया, लिक्विड बनने के बाद उसको हमने फीड पंप से ऊपर भेज दिया। ठीक, लेकिन जब रीहीट का निर्माण हुआ तो उन्होंने ये बोला कि क्यों नहीं हम इससे इफिशिएंसी बढ़ाएं। तो कैसे इफिशिएंसी बढ़ा रहा है, तो ध्यान से सुनो। हमने क्या किया, सबसे पहले मेन पाइपलाइन से जो स्टीम निकलती है वो स्टीम को लिया और स्टीम को एक फर्नेस के अंदर में डाला। ठीक है,
ये फर्नेस एक टाइप का हीट एक्सचेंजर है जो कुछ भी नहीं कर रहा है। जो फ्रेश हीट है वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है ना। ये फ्रेश हीट को अपन ने स्टीम मतलब टरबाइन में डाला, टरबाइन में उसने अपना काम किया, और मान लो हमारा पहला वर्क डन WT1 मिला, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब अगर यहाँ से 1 kg स्टीम आया है तो यहाँ पे जो बचेगा ना वो केवल 40% स्टीम ही बचेगा। मतलब यहाँ पे 1 kg था तो यहाँ पे 400 ग्राम ही स्टीम बचेगा। तो और ये स्टीम क्वालिटी कैसी होगी, तो डिग्रेडेड होगी। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर ये स्टीम को दोबारा मैं हीट करूँ, तो दोबारा हीट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो ये एक हीट तो चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक अलग से फर्नेस टाइप का कंटेनर बनाया। ये कंटेनर में से देखो पहले वाले को भी हमने एंटर कराया, तो एक्चुअली इससे इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि ये ऑलरेडी सुपर हीटेड है। और अब मैंने क्या किया, मैंने बॉयलर, ये जो हमारा बॉयलर है उसमें से कुछ हीट निकाली और ये हीट को इस फर्नेस में से क्रॉस करा दिया। तो एक एग्जांपल लो कि अगर यहाँ पे 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और मैंने ये पाइप को अगर इसमें से डाला, तो ये बॉयलर का टेम्परेचर जो है वो एटलीस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब ये 1000 डिग्री सेल्सियस जब ये 400 ग्राम्स ऑफ वाटर को मिलता है, तो इसकी लेवल, एक्साइटेड लेवल जो है, मतलब जो हम बोल रहे थे कि हीट अब नहीं बचा है, वो क्या होगा, वापस हीट अप हो जाएगा। और जैसे ही वो हीट अप हुआ, अगेन हमने उसको उसी टरबाइन में वापस क्रॉस कराया, मतलब पास कराया। तो पास कराने की वजह से जो है मुझे एक वर्क डन दूसरा भी मिला। मतलब सेम हीट सोर्स से मुझे वर्क डन 1 और वर्क डन 2 मिला। बाकी मुझे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक। तो अब इसका अगर आप पीवी डायग्राम और पीएच डायग्राम देखोगे, ध्यान देना ना भाई सभी को। आई थिंक मैं कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। तो अगर मैं ये डायग्राम को अच्छे से पहचानता हूँ, पुरानी दोस्ती यारी है मेरे साथ, तो मुझे कोई बताएगा कि प्रोसेस 1 से लेकर 6 तक की प्रोसेस क्या है। कोई लेक्चर सुन रहा है मेरा? क्वेश्चन ये है कि ये प्रोसेस 1 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 लिखा हुआ दिख रहा है। हेलो, हेलो, मेरा लेक्चर सुन रहे हो? ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 1 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, 1, मतलब मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ ना, इस डायग्राम पे। तो यहाँ पे ये देखो ऊपर में 1 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? अगर ये, हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोसेस 1 है और यहाँ पे जो प्रोसेस 6 लिखा हुआ है, दिख रहा है दोनों? ये 1 से 6 प्रोसेस क्या है? नहीं रे बाबा, अरे भाई तुम कॉम्प्लिकेटेड मत करो, बस सिंपल आंसर दो। तुमने रैंकाइन अच्छे से पढ़ी है, कार्नोट अच्छे से पढ़ा है, तो तुमको ये पता है कि प्रोसेस 1 से लेकर ये जो 6 दिया हुआ है, ये प्रोसेस क्या है। अच्छा ये बताइए प्रोसेस 4 से लेकर 5 क्या है? हाँ, वेरी गुड। तो पहला आंसर ये है कि ये हीट सप्लाई के बारे में बता रहा है। मतलब ये हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बोलो। दिख रहा है, क्यू एस इज इक्वल टू H1 माइनस
दिख रहा है, H1 माइनस H6। चलो यहाँ से अगर हीट सप्लाई होगा तो यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ से क्या होगा, पहले ये प्रोसेस क्या है वो बताओ। आई थिंक देवेश की ये आवाज थी क्या? वेरी गुड, हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ये अजय बोल रहा है क्या? तो क्यू आर, अब क्यू आर की वैल्यू क्या होगी? देवेश सोच के बोलना, क्यू आर की वैल्यू क्या है, शायद मैं तुमको 2 मार्क्स और देता हूँ। H4 माइनस, और उधर दूसरा क्या नाम है आप, नहीं नहीं एक और बंदा बोलना चाह रहा है, वो क्या बोल रहा है भाई? क्या सेम है? H4 माइनस H, आंसर है H4 माइनस H5। ठीक है, चलिए ये दोनों के बाद अब मुझे ये बताइए कि प्रोसेस 3 से 4 क्या है? प्रोसेस 3 से 4 क्या है? हीट रिजेक्शन। और कोई? देवेश? वेरी गुड, वर्क डन बाय टरबाइन बता रहा है। तो मैंने अगर इसको वर्क डन बाय टरबाइन 1 लिखा तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? इसका फॉर्मूला क्या बना? H1 माइनस H4 गलत है, आंसर है H3 माइनस H4। ठीक है, H1 नहीं है रे बाबा, वर्क डन बाय टरबाइन 1, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, ये 1 और 3 वाली, 3 और 4 की, तो ये होगी H3 माइनस H4। अब देखो ये मैंने जो बताया वो आपका सिंपल साइकिल था, रैंकाइन। अब यहाँ पे 2 प्रोसेस एक साथ रिपीट हुआ है, 1, 2 और 3। तो ये जो प्रोसेस 1 से 2 है ना, ये वर्क डन बाय टरबाइन 1 है। एक्चुअली इसे मेरे को 2 लिखना चाहिए, वर्क डन बाय टरबाइन 1 है। अब इसका फॉर्मूला कितना होगा? ये होगा H1 माइनस H2, बराबर है। ये देखो 1 से 2 जो दिख रहा है ये भी टरबाइन वर्क है, तो वर्क डन बाय टरबाइन अगर होगा तो वर्क डन बाय टरबाइन का फॉर्मूला क्या बना? H1 माइनस H2। अब एक बार बताइए ये 2 से 3 क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन, प्रोसेस 2 to 3 क्या है? ओके, और कोई? और कोई? देख भाई देवेश, मैं तेरे को हेल्प करता हूँ, यहाँ पे लिख, यहाँ पे पहला वर्क डन बाय टरबाइन 1 हो गया। हाँ क्या बोल रहे हो? गलत है, गलत है। और कोई? चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ, ये देखो प्रोसेस मैंने आपसे पूछा 2 to 3 क्या है, बताओ भाई प्रोसेस 2 से क्या हो रहा है? पता चला भाई लोग? पता चला 2 से 3 क्या हो रहा है? यहाँ पे हीट सप्लाई हो रही है, इस वजह से आपका जो क्वेश्चन बनेगा ना, मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस आएगी ये भी हीट सप्लाई होगी,
इसलिए इसका नाम हो जाएगा थ्री माइनस H2। चलिए, अगर थोड़ा बहुत अगर समझ में आया हो तो आज के लेक्चर को पहले कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन का पार्ट ये है कि यहाँ पे दो हीट सप्लाई थे, S1 और QS2। तो QS1 जो था वो था H1 माइनस H6 और QS2 जो था वो था H3 माइनस H2। अब टरबाइन वन जो होगा वो होगा H1 माइनस H2 और वर्क डन बाय टरबाइन 2 जो होगा वो होगा H3 माइनस H4। उसके बाद हीट रिजेक्शन की जो प्रोसेस होगी वहाँ पे होगा H4 माइनस H5 बराबर। अब वर्क डन बाय पंप जो अगर लेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो VF अब आएगा आई थिंक 6 या 5 लेते हैं क्योंकि सबसे कम 5 था, इंटू P1 ले लेते हैं माइनस P6 ले लेते हैं क्योंकि सबसे हाईएस्ट 1 था और सबसे लोएस्ट आई थिंक 5 है, तो P5 ले लेते हैं इंटू 10⁻² ले लेते हैं। अब अगर ये वैल्यू आ गई पंप वर्क की आ गई तो पंप वर्क कितना होता है भाई? तो पंप वर्क होता है H6 माइनस H5 इज इक्वल टू पंप वर्क इज इक्वल टू ये फॉर्मूला जो हमने ऊपर दिखाया। ठीक, तो इफिशियंसी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2, ठीक है, माइनस पंप वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई 1 प्लस हीट सप्लाई 2। ये है आपका कंक्लूजन रैंकाइन की बेसिस पे एफिशिएंसी। ये देखो, दो हीट उसने लिया, ठीक है, दो हीट लिया H1। अब ये कहाँ से आया वो मैं बाद में बताऊंगा, वैसे आपको पता ही होगा क्यों, क्योंकि जब हम ये वाले पार्ट को टच कर लेते हैं तो वो सेंसिबल की इक्वल हो जाएगा। तो हीट सप्लाई जो होगा वो H1 माइनस HF4 प्लस S3 माइनस H2 होगा। इसी तरीके से हीट रिजेक्शन जो है, अब एक्चुअली ये HF4 यूज़ कर रहा है, इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे H5 यूज़ किए ना, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लेना। ये देखो, ये जो हमने H5 वर्ड यूज़ किया है, H5 कहाँ के लिए? इस पॉइंट के लिए है, मतलब ये जो प्रेशर है इस प्रेशर पे ये वाली लाइन जो टच कर दिया तो वो लिक्विड हो गया, इसीलिए हमने केवल सेंसिबल वर्ड यूज़ किया। इसी तरीके से टरबाइन वर्क निकाला आपने और नेट निकाला, और नेट निकालने के बाद ख़त्म कर दिया। अभी आप एक बार बुक को देखिएगा, समझिएगा, तो फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमने स्टार्टिंग कहाँ से की है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर अपन